नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय का चुनावी संग्राम अपने आखिरी मोड़ पर आ गया है क्योंकि अब जनता के फैसले की बारी है। लेकिन मतदान से पहले सपा और भाजपा में एबीसीडी क ख ग घ की ऐसी लड़ाई शुरू हुई है कि राजनीति गर्मा गई है। वहीं बात होगी स्वार और छानबे के संग्राम की, जहां कम वोटिंग ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बताएंगे सपा विधायक के उस गुंडागर्दी के बारे में जिसने बीजेपी को सपा पर निशाना साधने का फिर से बड़ा मौका दे दिया है। वही बात होगी शाइस्ता को माफिया कहने पर क्यों अखिलेश गहलाल। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो देखिए, आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय का महाभारत। जनता दिखाएगी वोट की ताकत। दूसरे चरण में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 278 नगर पंचायत और उनके सभी वार्डों पर करीब 39,146 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1,92,00,000 मतदाता अपनी वोट से करेंगे। लेकिन दूसरे चरण की लड़ाई कई मायनों में अहम है। इस राउंड में कई ऐसी सीट हैं जहां बीजेपी की सपा और बसपा और कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, जहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता है। निकाय चुनाव की महाभारत, जनता दिखाएगी वोट की ताकत। शहर की लड़ाई का दूसरा फेज, कौन जीतेगा, निकाय की रेस। यूपी के निकाय चुनाव की लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर आ गई है क्योंकि अब दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही वक्त बाकी है। क्योंकि अब मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता अपने वोट से करने वाली है। लेकिन दूसरे चरण की लड़ाई कई मायनों में खास है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई है। क्योंकि प्रचार खत्म होने के बाद कोई डोर टू डोर प्रचार कर रहा तो कोई सोशल मीडिया के जरिए पहले मतदान बाद में जलपान की अपील कर रहा। इटावा में एक तरफा हमारा उम्मीदवार ज्योति, जो संटू की पत्नी है, कोई कहीं लड़ाई भी नहीं, उनके सामने कोई लड़ाई भी नहीं। अगर प्रशासन निष्पक्ष रहा तो बहुत जगह हमारी असाधारण रूप से बड़ी सफलता हमारे पास। ट्रिपल इंजन सरकार के लिए 11 मई को कमल के फूल पर आपको मतदान करना है, अपना आशीर्वाद देना है। आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप कमल खिलाइए। नगर निकायों को डबल इंजन सरकार के सहयोग से कमल के फूल की तरह खिलाने का काम करें। नगर निगम के चुनाव में आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। नगर निगम स्थानीय नगर की सरकार है, इसमें आपके मतदान करने से नगर का विकास सुनिश्चित हो सकता है। बहुमूल्य मतदान करने बूथ पर अवश्य जाएं, ऐसा ही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। पहले मतदान फिर जलपान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस राउंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा की सपा और बसपा और कांग्रेस से सीधी टक्कर है। जैसे सहारनपुर की सीट पर भाजपा ने बसपा को 2000 से भी कम वोट से पिछली बार हराया था। यहाँ इस बार कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही बरेली की मेयर सीट है जहाँ भाजपा 12,700 वोट से जीती थी। लेकिन इस बार सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी IS तोमर का समर्थन किया है और अपने प्रत्याशी को वापस बुला लिया है। सपा का ये दांव सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। ऐसे ही मेरठ और अलीगढ़ सीट पर पहले से बसपा का कब्जा है, जबकि शाहजहांपुर की मेयर सीट जब नगर निगम नहीं थी तब वहाँ सपा का दबदबा था। इसी तरह कानपुर में भाजपा को इस बार सपा और कांग्रेस दोनों टक्कर दे रही हैं। यानी 7 नगर निगम में से 5 में से 6 पर इस बार कांटे की टक्कर है, जहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये जनता के वोट से तय होगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने में चंद घंटों का ही वक्त बाकी रह गया है। दूसरे चरण में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद और 268 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। कुल 6,929 विभिन्न पदों के लिए 39,146 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 19 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। मतदान खत्म होने के साथ ही इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी EVM और बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत और उनके सभी वार्डों पर करीब 39,146 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके लिए करीब 1,92,00,000 मतदाता वोट करेंगे। वोटिंग के लिए करीब 6,378 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है।
लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या इस बार सपा का नगर निगम में खाता खुलेगा, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम के साथ जो दलित वाला दांव चला है उसका बहुत कुछ इस चुनाव पर टिका है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा का सभी 70 सीटों पर जीतने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका 24 में सभी 80 सीट जीतने का टारगेट भी मुश्किल में पड़ जाएगा। वहीं बसपा और कांग्रेस के सियासी भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि 24 की लड़ाई में अब सिर्फ 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समझिए भाजपा का अंग्रेजी वार तो अखिलेश का वर्णमाला प्रहार, क्योंकि वोटिंग से पहले दूसरे चरण के लिए सपा और भाजपा ने नई तरीके की लड़ाई शुरू कर दी है। भाजपा ने सपा पर ABCD वाला निशाना साधा है, जिसमें अंग्रेजी के हर अल्फाबेट का मतलब बताते हुए निशाना साधा गया है, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने ग वाला तंज कसा है। समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी। निकाय की धुआंधार जंग, भगवा या लाल रंग। बिल्कुल सही सुना है आप कि समाजवादियों की ABCD भी उल्टी है। भाजपा का ABCD वाला हथियार, अखिलेश का क वाला पलटवार। निकाय की चुनावी जंग में भले ही प्रचार युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला अब भी जारी है। एक ऐसा ही हमला भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर किया, जिसमें भाजपा ने एक वीडियो जारी किया जिसका टाइटल रखा सपा की ABCD। बिल्कुल सही सुना है आप कि समाजवादियों की ABCD उल्टी है। इस वीडियो में भाजपा ने सपा के लिए A से आतंक और अपराध बताया, तो B से भाई भतीजावाद, C से करप्शन और D से दंगा बताया। क्योंकि इनकी डिक्शनरी के हिसाब से A से अपराध और आतंक होता है, जिसके लिए इन्होंने अतीक और आजम जैसे भूमाफियाओं को रखा है। B से भाई भतीजावाद, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य की बलि दी थी। C से करप्शन, जिसकी गवाही आज दीवारों से निकलते अरबों रुपए दे रहे हैं। D से दंगा, जिसकी आग की लपटों में पश्चिमी यूपी समेत पूरा प्रदेश जला करता था। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से जारी हुए इस वीडियो में A to Z तक के मतलब बताए गए हैं। वास्तव में समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की जो सरकार थी 2007 से 12, उस सरकार के जो भी भ्रष्टाचार थे, जो भी उनके तमाम कारनामे थे, लोगों को आज भी वो याद है। और जब भी अखिलेश जी को होता है तो वो भाग करके रिवर फ्रंट जाते हैं। रिवर फ्रंट में वो तो अपने हिसाब से बताना चाहते हैं हमने विकास किया, लेकिन जनता रिवर फ्रंट जब अखिलेश जी जाते हैं तो इस रूप में देखती है कि यही रिवर फ्रंट है जो जिससे अखिलेश यादव और उनके पार्टी के लोग जो है तमाम जो है धन उगाही किए, भ्रष्टाचार किए। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो शेयर करके समाजवादी पार्टी की ABCD बताई है, जिसमें A का मतलब आतंक और अपराध, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा बताया गया है। इसी तरह A से लेके Z तक 26 अल्फाबेट का मतलब समाजवादी पार्टी के लिए क्या है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सपा पर निशाना साधा है। भाजपा के ABCD वाले हमले पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती कारोबार और कानून व्यवस्था में बदहाली लाने वाली भाजपा का क ख ग बदलकर उसका क्षत्र ज्ञान करने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए अंग्रेजी का साथ देने वाले अंग्रेजी की अल्फाबेट बोल रहे हैं। बीजेपी लगातार महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी, लाचारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था और साथ ही साथ में जाति जनगणना न करानी पड़े, लोगों को हक अधिकार न देना पड़े, उसको बदनाम करने के लिए लगातार जितना पैसा ये IT सेल पे खर्च कर रहे हैं और लोगों को लगा रखा है, उतना पैसा और ध्यान विकास पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के ABCD वाले वीडियो का जवाब क ख ग वाले वार से दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, कानून व्यवस्था, खेती कारोबार में बदहाली लाने वाली भाजपा का क ख ग बदलकर क्षत्र ज्ञ करने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए अंग्रेजों का साथ देने वाले इस वक्त अंग्रेजी के अल्फाबेट बोल रहे हैं। K से कब्जा, प्रतीक से लेकर आज हमने गरीबों की जमीन पर की।
ये वीडियो वाला हमला भाजपा ने निकाय चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक बाद किया। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा ने सपा को घेरने का पैटर्न सेट कर लिया है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में सीएम योगी और भाजपा के तमाम नेताओं ने इसी तरह सपा पर हमला बोला। कार्यकर्ता आम जनता को डरा धमकाकर मांगते थे। ऐसे शोषण सपा के राज में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का होता था। 30 से टेंडर जो सिर्फ अखिलेश के चहेतों को ही मिलता था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वीडियो का असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। ये सवाल इसलिए बड़ा है कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण का दंगल थोड़ा कड़ा है और यही वजह है कि इस लड़ाई को फतेह करने के लिए भाजपा सब कुछ झोंक चुकी है। कोई मतलब नहीं होता था, वैसे इनके राज में पुलिस का कोई मतलब नहीं होता था। वाई से यारी जो सपा की हमेशा अपराधियों और गुंडे माफियाओं से है, जेड से जीरो जो इन्होंने लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। पढ़ना चाहता है और ना ही देखना, इसलिए इस बार सपा का जड़ से सफा होना तय है। बात रामपुर से मिर्जापुर तक वोट संग्राम 60 घंटे के बाद जनता का फरमान, क्योंकि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर मतदान खत्म हो गया है और मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन कम वोटिंग फिर से एक बार सिरदर्दी बनकर के सामने आई है। जहां स्वार में पहले 70% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 42% वोटिंग हुई है। वहीं 96 में 47% वोटिंग हुई थी और इस बार 40% की वोटिंग हुई है। अब कम वोटिंग किसका खेल बनाएगी या किसका बिगाड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। स्वार का संग्राम, 96 की महाभारत, ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। कम वोटिंग से किसका फायदा, आजम की सबसे बड़ी परीक्षा। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 में उपचुनाव का संग्राम खत्म हो गया है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। अब सब कुछ ईवीएम में कैद है। लेकिन स्वार में जिस तरह से कम वोटिंग हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जनता वोट डालने के लिए तो निकली, लेकिन उसकी भीड़ में तो रफ्तार नहीं थी जो पुराने मतदान के आसपास भी पहुंच पाए, क्योंकि शाम 5 बजे तक सिर्फ 42% ही वोटिंग हुई, जबकि एक साल पहले जब स्वार में विधानसभा चुनाव हुआ था तब 70% जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में ईवीएम का बटन दबाया था। फिलहाल मैदान में उतरे दोनों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर अब ईवीएम्स को सील करने का काम शुरू हो चुका है। ईवीएम सील की जा रही हैं और जो मतदाताओं ने आज अपने मत का प्रयोग करके स्वार की जनता ने वोट के ज़रिए ये फैसला ले लिया है कि किसको वो विधायक अपना बनाएंगे। नतीजे जो हैं वो 13 मई को आएंगे, लेकिन आज जो मतदान रहा वो पूरे दिन शांतिपूर्वक मतदान रहा। हालांकि मत प्रतिशत को लेकर के कई सवाल उठाए गए कि मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन उपचुनाव था तो जाहिर सी बात है मत प्रतिशत कम ही रहता है उपचुनाव में। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो स्वार में कड़ी रही। अब सवाल ये है कि कम वोटिंग किसके लिए फायदेमंद होगी। क्या इसका फायदा अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अंसारी को मिलेगा या फिर सपा की अनुराधा को मिलेगा, क्योंकि कम वोटिंग का रहस्य गिनती से पहले कभी नहीं खुल पाया। लेकिन रामपुर में हुई कम वोटिंग के लिए सपा ने पुलिस को जिम्मेदार बताया। इन बूथों पे 900 की वोट संख्या थी, वहाँ सिर्फ 3 वोट पोल हुए और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस लगा करके और वहाँ मतदाताओं को मतदान करने से रोक रही है। जहां समाजवादी पार्टी के ज़्यादा संख्या में वोट हैं, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो वोट कैसे न पड़े। तो ये देश जानना चाह रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अब लोकतंत्र का पूरी तरह से नंगा चीर हरण करेगी। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी हैं और एक पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो 2 महिला प्रत्याशी हैं और एक पुरुष प्रत्याशी है, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा अपना दल एस गठबंधन के शफीक अहमद अंसारी हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान, तो वहीं पीस पार्टी से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी को यहाँ पर देखने को मिला कि इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। अब 13 मई को पता चलेगा कि जो नतीजे आएंगे कि स्वार की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। वहीं 96 में वोटिंग की रफ्तार अपने पुराने आंकड़े को नहीं छू पाई। जहां पिछली बार 47.29% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 40% वोटिंग हुई है। अब सवाल यह है कि जनता ने किसके पक्ष में वोट दबाया है, क्योंकि वोटिंग के बाद मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और यहाँ जनता का समर्थन है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें तो निश्चित लग रही है, लेकिन 13 तक पता चल जाएगा। अब सवाल बड़ा है कि उपचुनाव की इस लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ 2 सीट का नहीं है, सवाल जीत हार के उस मोमेंटम का है जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी दिखेगा।
बात थाने में भाजपा नेता से बवाल, सपा विधायक क्यों हुए लाल? क्योंकि अमेठी के गौरीगंज से सपा विधायक ने थाने में ऐसी गुंडागर्दी की कि कोतवाली को अखाड़े में तब्दील कर दिया और पुलिस के सामने भाजपा नेता ने तो उसको पीटा भी और सब वहां पर पुलिस वाले भी तमाशबीन बनकर देखते रहे। सपा विधायक की इस गुंडागर्दी पर बीजेपी हमलावर है और लाल टोपी पर निशाना साध रही है। उठा के गोली मार दूंगा यहीं अपने आपको। अब ये बात थाने में लाइट, कैमरा और एक्शन, सपा विधायक ने दिखाई टशन। तमाशा देखती रही खाकी, नहीं उठाई लाठी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है जो एक कट के बाद रुक जाएगा। ये सीन भी असली है, ये तमाशा देख रही पुलिस भी असली है, क्योंकि ये थाने के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की वो गुंडागर्दी है जिसने अमेठी की गौरीगंज कोतवाली को अखाड़ा बना दिया है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की इस मारपीट ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर सवालों में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पूरे निकाय चुनाव में भाजपा सपा को उसकी गुंडागर्दी के लिए घेरती रही है। हालांकि थाने में टशन दिखाना सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को भारी पड़ गया है। पुलिस ने उन पर और उनके साथ 12 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भाजपा नेता दीपक सिंह थाने पहुंचे, दोनों पक्षों में फिर से गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। राकेश प्रताप सिंह ने दीपक सिंह पर हमला कर दिया और उनको पीटा। लात घूंसे से मारपीट करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस दौरान पुलिस खड़ी थी, खामोश थी, किसी ने भी दोनों के बीच में बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। मीडिया आई, उसको भी किनारे कर दिया गया। इसी बीच राकेश प्रताप सिंह ने अपनी पिस्टल निकाली और उन्होंने धमकी दी, या तो वो खुद को गोली मार लेंगे या दूसरे पक्ष यानी दीपक सिंह को गोली मार देंगे। लेकिन थाने में मारपीट की नौबत कैसे आई, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह मंगलवार देर शाम से अमेठी की गौरीगंज कोतवाली में धरने पर बैठे थे। उनका आरोप था कि 5 दिन पहले उनके एक समर्थक की गाड़ी तोड़ी गई, लेकिन जब इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो विधायक धरने पर बैठ गए। धरने वाला ये ड्रामा इतना बढ़ गया कि अगले दिन भाजपा नेता दीपक सिंह भी कोतवाली पहुंच गए और विधायक राकेश प्रताप सिंह को गाली दे दी, जिसके बाद विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आपा खो दिया। मैं एक मेरे मैनेजर को जबरदस्ती जिन लोगों ने पीटा 3 गाड़ियों के साथ, उनको पकड़ के ना मेरे मैनेजर को थाने में ला के बंद कर दिया गया। मैं उससे हालचाल पूछ ही रहा था कि थाने के गेट पे मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाई गई और अंदर गाड़ी लाके गाड़ी खड़ी देखे किस तरह से प्रत्याशी के पति ने कहाँ लाके गाड़ी खड़ी किया। मैं विधायक होकर यहाँ तक कभी गाड़ी नहीं लाया था और यहाँ आके मेरी माँ बहन की गाली दे गई और मुझ पे हाथ। मैं आराम से खड़ा होता हूँ, पीछे से आके और मारते हुए फिर इसके समर्थक, सैकड़ों समर्थक आके मेरे साथ राकेश प्रताप सिंह स्वयं गुंडे की बात कहते हुए, मुझसे बड़ा गुंडा इस जनपद में कोई नहीं है, और मुझे मारने का, मार गिरा के जिस तरीके से मारा इन्होंने, मार डालने की बात कही। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर भागे तो लोग, विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं, वो उनके और साथियों ने, डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने, सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं। लेकिन बात मारपीट पर खत्म होती कि विधायक राकेश प्रताप सिंह का पिस्टल तानने वाला एक और वीडियो सामने आ गया। उठा के गोली मार दूंगा यहीं अपने आपको। अब ये बात इस वीडियो में राकेश प्रताप सिंह खुद को गोली मारने की बात कह रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या एक विधायक को ऐसे करना शोभा देता है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर राकेश प्रताप सिंह की जगह कोई आम आदमी होता तो भी पुलिस ऐसे ही तमाशा देखती, क्योंकि अभी हाल ही में 3 शूटर ने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी थी। तब पुलिस की कार्यशैली पर खूब सवाल खड़े हुए थे। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। शाइस्ता पर गहराया सियासी कलेश, माफिया कहने पर भड़के अखिलेश, क्योंकि पुलिस ने शाइस्ता पर शिकंजा कसते हुए उसे माफिया घोषित किया है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो बात शाइस्ता को लेकर अखिलेश ने कही है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक अखिलेश ने अतीक और अशरफ की हत्या पर कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया। ऐसे में अब शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ने एक नई राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की है? शाइस्ता को माफिया कहने पर अखिलेश लाल, भाजपा ने उठाए सवाल।
मुस्लिम वोट के खिसकने का डर या सपा की सोची समझी चाल। भले ही पुलिस शाइस्ता को अब तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन उस पर कानूनी शिकंजा लगातार जारी है। इसी शिकंजे को कसते हुए पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा शाइस्ता को माफिया कहने पर अब अखिलेश इस कदर लाल हुए हैं कि उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं। अब अखिलेश के इसी बयान पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इसे अखिलेश की मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बयान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। परवीन को माफिया बताने पर अखिलेश यादव जी रो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जिस प्रकार से लोग तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से जो काम करते हैं और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, यही कारण है ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं और आतंकवादियों तक को छोड़ने की वकालत करते हैं। देखिए, जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़कर अखिलेश यादव आजकल माफिया तुष्टीकरण पर आमादा हैं। उमेश पाल की पत्नी को विधवा बनाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचने वाली शाइस्ता को माफिया नहीं तो क्या देवी कहा जाएगा, जो अपराध में संलिप्त हो, जो गिरोह का संचालन कर रही हो। राजू पाल की विधवा उनकी अपनी विधायक है, उसके साथ सहानुभूति अखिलेश यादव को नहीं होती है। उमेश पाल की पत्नी के साथ सहानुभूति नहीं होती है। लेकिन जो बात शाइस्ता को लेकर अखिलेश ने कही है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अभी तक अखिलेश यादव को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर कोई बड़ा स्टैंड लेते नहीं देखा गया था। ऐसे में अब शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने पर सवाल खड़े कर अखिलेश यादव ने एक नई राजनीति के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि अखिलेश को डर है कि कहीं उनका मुस्लिम वोट उनसे दूर न हो जाए। यही वजह है कि अब तक चुप रहे अखिलेश अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। लेकिन भले ही अखिलेश शाइस्ता के माफिया कहने पर सवाल खड़े करें, लेकिन पुलिस ने शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर ली है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने पहले माफिया करार दिया और अब उसकी हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि आखिरकार 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब होगी, कब तक वो पुलिस से 4 कदम आगे नजर आएगी, उसे कब पकड़ा जाएगा और उमेश पाल शूटआउट केस का खुलासा कब होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक पुलिस शाइस्ता को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है, जो 2 महीने में भी एक महिला को खोज नहीं पाया है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।